अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने वीडियो नंबर 32 में सिंपल रिग्रेशन को देखा था। आज हम मल्टीपल रिग्रेशन देखते हैं और ये मल्टीपल रिग्रेशन में भी हम एक बेसिक मॉडल देखेंगे। तो आज की वीडियो है रिग्रेशन सीरीज़ पार्ट 2। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। मल्टीपल रिग्रेशन analysis is a statistical technique that can be used to analyze the relationship between a single dependent, that is criterion variable, and several independent predictor variables. Dependent variable को criterion भी कहते हैं कुछ authors, और independent variable को predictor variable भी कहते हैं। The objective of multiple regression analysis is to use the independent variables whose values are known to predict the single dependent वैल्यू सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू एनालाइज हाउ वन इंटरवल वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल, इज रिलेटेड टू वन अदर इंटरवल वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है जो सबसे बेहतर फिट आता है वो किन वेरिएबल्स के साथ आता है। और जो मॉडल है वो आपके सामने है। वी नाउ अस्यूम वी हैव k independent variables potentially related to the one dependent variable. This relationship is represented in the first order linear equation। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब है कि बहुत सारे हैं, कोई ख़ास नंबर है और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो हमारा जो रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 और इसी तरह जितने भी हों बीटा के x के प्लस एरर। तो जितने भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं। और ये बीटा नॉट आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये y इंटरसेप्ट है। बीटा 1 जो है वो x1 इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, बीटा 2 इस वेरिएबल का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और इसी तरह चलते चलते हम बीटा k तक पहुंच जाते हैं। तो हम एक ही मॉडल के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं एक ही वक्त में, मगर याद रहे कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक ही होगा। आउटपुट में हमने क्या देखना होता है, जब भी रिग्रेशन का आउटपुट आएगा तो हमने अमाउंट ऑफ वेरिएंस इन द आउटकम वेरिएबल, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर जो वेरिएंस एक्सप्लेन किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने मिलकर, वो चेक करेंगे हम और उसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। वेदर द मॉडल इज सिग्निफिकेंटली बेटर एट प्रेडिक्टिंग आउटकम देन सम अदर रैंडम मॉडल, यानी हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारा जो मॉडल है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। वेदर द बीटा बिटवीन ईच प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड आउटकम वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो स्लोप है, जो बीटा है, वो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान सिग्निफिकेंट है या नहीं है। A single predictor variable contributes the variance in the outcome scores only if the beta for that predictor is significantly greater than 0। यानी हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो बीटा है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको 0 से ज़्यादा होना चाहिए और इसको सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए, स्टैटिस्टिकली इसकी पी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। और इसी तरह आखिर में हम ये भी देखते हैं कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इस पूरे मॉडल में बाकी वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करके, तो फिर हम देखेंगे स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट को, अदरवाइज़ हम अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स को देखेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। SPSS के सैम्पल्स में, जब भी आप SPSS इंस्टॉल करते हैं तो SPSS के सैम्पल्स में आपको बहुत सारी सैम्पल फाइल्स मिल जाएंगी। हमने जो फाइल ली है उसका नाम है car_sales.sav और हमारा रिसर्च क्वेश्चन है विच फैक्टर्स हैव
significant effect on fuel efficiency of a car। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कार की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। आइए हम देखते हैं। हम फाइल में जाते हैं और एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से हम रिग्रेशन में जाएंगे और लीनियर में, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी है, जिसको यहाँ पर माइल्स पर गैलन के लिए बोला गया है। ये फ्यूल एफिशिएंसी MPG। और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इंजन साइज, हॉर्स पावर, व्हील बेस, विड्थ ऑफ द व्हीकल, लेंथ ऑफ द व्हीकल। यानी हम इन वेरिएबल्स का देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन से वेरिएबल्स हैं जो ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा हमारी फ्यूल एफिशिएंसी को मुतासिर करते हैं। आपने ओके कर देना है। और देखिए जो मेथड हमने यूज़ किया था वो एंटर मेथड था। ये बेसिक मेथड है जिसमें सारे वेरिएबल्स एक ही दफ़ा हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमने आउटपुट में क्या देखना था, आर स्क्वायर। देखिए आर देखते हैं तो 0.76 है, मगर यहाँ पर हमने आर स्क्वायर देखना है जो कि 0.591 है। यानी ये सारी वेरिएबल्स मिलकर डिपेंडेंट वेरिएबल में 59.1% चेंज लाते हैं, और बाकी की जो चेंज है वो अनएक्सप्लेन्ड है, जो कि एरर टर्म है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा मॉडल जो है, दूसरी टेबल आपने ये अनोवा टेबल देखना है। मॉडल समरी में देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, और अनोवा टेबल में हम देखते हैं कि क्या ये मॉडल वाकई फिट है। फिट का मतलब है क्या, सिग्निफिकेंट है। और इसमें एफ टेस्ट होता है, और देखिए इसकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कहीं कम है, लिहाजा हमारा मॉडल जो है, ये ओवरऑल जो मॉडल है ये वैलिडेट हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हर वेरिएबल का क्या कंट्रीब्यूशन है इस माइल्स पर गैलन में या फ्यूल एफिशिएंसी में। तो सबसे पहले हम अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स को देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है 47.203, इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर ये सारे वेरिएबल्स ना भी हों तो इतनी फ्यूल एफिशिएंसी तो वो देगा। इंजन साइज़ -2.329 दे रहा है, और अगर इसकी पी वैल्यू देखिए तो ये सिग्निफिकेंट है। हॉर्स पावर -0.006, और ये इनसिग्निफिकेंट है। पी की वैल्यू जो है वो पी की वैल्यू से ये 0.439 ज़्यादा है। व्हील बेस देखिए -0.202, ये सिग्निफिकेंट है। विड्थ जो है ये 0.197, ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जबकि लेंथ ऑफ द व्हीकल जो है वो उसका अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट जो है 0.09 है, वो 0.008 है, यानी दिस इज़ लेस देन 0.05। लिहाजा हमारे पास जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनसे हमें ये पता लग रहा है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहे हैं और सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, वो इंजन साइज़ है, वो व्हील बेस है, और वो लेंथ है। आइए हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा या कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी को मुतासिर करता है, जबकि बाकी सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें। तो ये देखने के लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट देखेंगे, ये वाला बीटा। आइए देखते हैं कोएफिशिएंट टेबल। तो कोएफिशिएंट टेबल में हम देखते हैं, जब स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, जबकि दूसरे फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें। तो ये बेसिकली है इंजन साइज़, और ये है 0.571, यानी जितना बड़ा इंजन होगा फ्यूल एफिशिएंसी उतनी कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंजन साइज़ है जो कि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी को मुतासिर करता है। तो हमारी जो रिसर्च क्वेश्चन था कि विच फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फ्यूल एफिशिएंसी, तो हमारे जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया वो आपके सामने है कि वो फ्यूल एफिशिएंसी को
इंजन साइज और व्हील बेस और लेंथ ऑफ द व्हीकल मुतासिर कर रहे हैं। और जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनी जिसे मॉडल कहते हैं वो देख लीजिए इस तरह है। माइल्स पर गैलन यानी फ्यूल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 47.203 यानी ये वाई इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये कि अगर ये सारे वेरिएबल्स भी माइनस कर दिए जाएँ, इसमें से हटा दिए जाएँ, तो इतनी फ्यूल माइलेज तो वो देगा हमें। माइनस 2.329 इंजन साइज यानी अगर इंजन साइज जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो माइल्स पर गैलन यानी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो माइनस 2.329 यूनिट्स कम हो जाएगी। माइनस का मतलब ये है। और इसी तरह हार्स पावर, अगर 1 यूनिट हार्स पावर इंक्रीज होगा तो 0.006 माइल्स पर गैलन एफिशिएंसी में कमी आएगी। और इसी तरह जो व्हील बेस है उसमें अगर 1 यूनिट इंक्रीज होगी तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.202 यूनिट्स डिक्रीज होगी। और इसी तरह व्हीकल की विड्थ में 1 यूनिट इजाफा होगा तो उसकी एफिशिएंसी में, फ्यूल एफिशिएंसी में 0.144 यूनिट्स कमी होगी। और 1 यूनिट लेंथ में इजाफा होने से 0.090 एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। और 51 पॉइंट समथिंग हमारा जो था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन था। इसका मतलब कि बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है, वो हमारे एरर टर्म्स हैं। तो इस तरह से हम अपने मॉडल को या अपनी इक्वेशन को बनाते हैं। और ये याद रहे कि जितने भी बीटा वैल्यूज़ ली हैं मैंने, ये सारी की सारी जो हैं वो अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोएफिशिएंट से ली गई हैं। और उम्मीद है कि आपको ये बेसिक मॉडल जो था मल्टीपल रिग्रेशन का वो कुछ समझ आ गया होगा। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अजम्पशन ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन। हम मल्टीपल रिग्रेशन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारा डेटा कुछ ख़ास अजम्पशंस को, कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट्स को मीट ना करे। और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं मल्टीपल रिग्रेशन करने के। हमने आज का जो मेथड किया ये बेसिक मेथड था, इसको एंटर मेथड कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।